कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपकी प्यारी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। विराज के घर पर उसकी हल्दी हो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई हुई थी। आज उसने आधी जंग जीत ली थी। वो जानता था ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, बहुत सी मुश्किलें अभी आनी बाकी थी, बहुत कुछ अभी बदलेगा। तुम्हें जिया की हल्दी हो चुकी थी। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, पहले मैं कुछ खाऊंगी, उसके बाद तैयार होंगी। मुझे सच में भूख लगी है। शुभ और सोहम उसके पास बैठे हुए थे। उसे चाय देते हैं। उसे देखकर कहते हैं, तुम्हें खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता क्या? आज तुम्हारी शादी है और 2 घंटे बाद अभी सैलून वाली दी आएगी और तैयार करेगी तुम्हें। ऐसे अच्छे से बैठ जाओ। वैसे भी मोनिका दी ने तुम्हारा लहंगा भेज दिया है। जिया पिलो उठाकर शुभ को मारते हुए कहती है, आप तो कुछ बोलो ही मत। ये जो कुछ हो रहा है ना, वो आपकी वजह से हो रहा है। ये सारा कार्यभाग आपको ही जाता है। आपकी शादी धूमधाम से हो जाती ना तो ये सब होता ही नहीं। आपके चक्कर में देखो मेरी शादी हो गई। अब तो पता नहीं और क्या क्या कांड होने बाकी हैं। मुझे कोई ये पूछ ही नहीं रहा कि मेरे एग्ज़ाम है, मुझे क्या समझ आएगा। 1 साल वेस्ट ना हो जाए बस मेरा। ऊपर से मम्मी मुझे बार बार यही कहे जा रही है, अब मुझे खाना कम खाना होगा। यार मैं खाती कहाँ हूँ। शुभ अपने मुंह में हंसे जा रहा था, क्योंकि जिया बोलते वक्त भी अपने मुंह में पराठा रख रही थी। वो कुछ ना कुछ खाती ही रहती है। वो कहता है, हमारी बहन कहाँ ही कुछ खाती है, बस वो 3 ही पराठे खा चुकी होगी। अभी भी तुझे भूख लगी है। मुझे लगता है विराज का दिमाग खराब है जो वो तुझसे शादी कर रहा है। मुझे लगता है उसके घर का सारा आटा ना अब ख़त्म हो जाएगा जो उसने तुमसे शादी करने का फ़ैसला किया। जिया ने मुंह फुलाते हुए कहा, मैं तुम सबसे बात नहीं करूँगी। मैंने कब कहा उससे मुझसे शादी कर ले। मुझ मासूम को ऐसे फंसा लिया। कितना परेशान करूँगी देख लेना। इतना कहकर वो अपने बालों को झटकने लगती है। सैलून वाली उनके पास आकर कहती है, अच्छा मैं तुम्हें तैयार कर दूँ। और मन ही मन वो हंस रही थी कि ये लड़की कितनी मासूम है। इसे पता भी है क्या शादी का मतलब क्या होता है। वो अपने इस मन में सोच रही थी, छोटी बच्ची की शादी कर रहे हैं, कितना बचपना भरा है इसमें। शो पहले इस शादी से बिल्कुल नहीं खुश था, वो इसके खिलाफ था। पर अब उसने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। उसकी जिया ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है पिछली ज़िंदगी में, उसे नहीं पता। लेकिन इस ज़िंदगी में फिर 2 साल पहले जिया के साथ बहुत बुरा हो चुका है। अब वो नहीं चाहेगा जिया के साथ कुछ भी बुरा हो। और अरमान का अभी तक कुछ पता ही नहीं है। सुबह के 7 बज चुके हैं और 9 बजे मंदिर में शादी है। अब तो जो भी होगा भगवान ही करेंगे। उसने बस जिया की खुशी मांग ली भगवान से। मोनिका ने केतकी जी को फ़ोन करके बता दिया था कि जिया की सारी चीज़ें उसने भेज दी हैं। मोनिका ने सब कुछ विराज की पसंद का भेजा था। मोनिका अपने कमरे में बैठी तैयार हो रही थी कि वो साथ में मुस्कुरा भी रही थी। उसे याद आ रहा था कि विराज ने अपनी हल्दी के बाद उसे पकड़कर कहा था, भाभी मेरे लिए एक काम कर दो। उसने अपने फ़ोन में से एक फ़ोटो निकाल कर उसे देते हुए कहा, ऐसे कपड़े चाहिए मुझे जिया के लिए। आपका फैशन हाउस है ना, मुझे पता है आपके पास ऐसे कपड़े होंगे। प्लीज़ आप जिया के लिए ये शादी का जोड़ा भिजवा सकती हैं क्या? मोनिका बहुत हैरान थी। 2 साल हो गए थे उसकी शादी को, पर विराज ने कभी उससे बात नहीं की। पर आज वो किसी बहन की तरह उस पर हक जताते हुए कह रहा था, भाभी प्लीज़ 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 ये कर दो मेरे लिए। विराज उसे बदला बदला सा लगा, बहुत खुशनुमा लगा। पहले कभी वो बात ही नहीं करता था। मोनिका से बहुत दूरी रहता था, यहाँ तक कि कार्तिक से भी। उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं होते थे। आज वो बहुत ही अलग लग रहा था, बिल्कुल किसी छोटे भाई की तरह जो अपनी बहन के सामने ज़िद कर रहा था कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी करो। मोनिका ने विराज की हर पसंद की चीज़ को जिया के लिए भिजवा दिया। वो अपने देवर के लिए इतना तो कर ही सकती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर उसे अच्छा लगेगा। शुभ के घर पर रिश्तेदार तो पहले ही आए हुए थे। जिया के ज़्यादातर रिश्तेदार शुभ के रिश्तेदार सेम ही थे। जिया के लिए इतने ज़्यादा अच्छे रिश्ते को देखकर सब लोगों का मुंह बना हुआ था। उसकी शादी इतने बड़े घर में हो रही है सोचकर ही सबको जलन महसूस हो रही थी। मोनिका की माँ ने अच्छी सी साड़ी निकालकर केतकी को देते हुए कहा, आज तुम शादी में ये पहन लेना। केतकी जी मना करते हुए कहती हैं, नहीं नहीं दी, ये नहीं ले सकती। तो मोनिका की माँ उसका हाथ पकड़कर कहती है, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मुझे पता है तुम्हें लगता है मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिया मेरी बेटी की तरह है। मैं खुश हूँ कि विराज ने उससे पसंद किया है, वो उससे शादी कर रही है। जानती हूँ मुझे इन सब चीज़ों से थोड़ी दिक्कत हो जाती है,
पर मैं बुरी नहीं हूँ। जिया की खुशी के लिए मैं खुश हूँ। साड़ी मुझे शुभ ने दी थी ताकि मैं तुम्हें दे सकूँ। तुम अपने दिल से सारे भार दूर कर दो। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। मैं बहुत खुश हूँ। तुम जल्दी से बस तैयार हो जाओ और ये साड़ी पहन लेना। केतकी जी की आंखें नम सी हो गई, क्योंकि उनकी बड़ी दीदी सच में खुश थी। जितने भी अमीर लोग थे वो सब हमेशा अमीरों का दिखावा करते थे। केतकी जी अपने भाई बहनों में से सबसे गरीब थी, इसीलिए हर कोई उन्हें पीछे छोड़ देता था। वो तो उनकी किस्मत थी कि जिया और शुभ इतने ज़्यादा करीब थे। शुभ ने जिया को अपनी सगी बहन से भी ज़्यादा प्यार किया था, और आज जिया का रिश्ता इतने बड़े घर में हो रहा था। वसुंधरा जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती हैं, मैं बस थोड़ी बड़बोली हूँ, मुंह फट हूँ, पर दिल की बुरी नहीं हूँ। पहले मेरे दिल में ख्याल आया था, पर शुभ ने मुझे अच्छे से समझाया, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। ये बिल्कुल सही है। पिछली ज़िंदगी में जब भी जिया की हालत ख़राब हुई थी ना, तो वसुंधरा जी बहुत रोती थी। कहीं न कहीं वो खुद को ज़िम्मेदार मानती थी। पिछली ज़िंदगी में जब मोनिका ने घर जाकर बताया था कि विराज जिया को पसंद करता है, तो वसुंधरा जी को जलन महसूस हुई कि जिया उनकी बेटी के बराबर हो जाएगी। इसी चक्कर में उन्होंने उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी करा दी। और बाद में जिया की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा उलझ कर रह गई। उसके ससुराल वाले उसे हर दिन तंग किया करते थे। उसकी सास उसे मारा तक करती थी। बहुत कुछ बर्दाश्त किया था उसने, और फिर वो छुप छुप कर उसकी मदद किया करती थी। उन्होंने तो जिया के माता पिता से माफ़ी तक मांगी थी। जिया की पिछली ज़िंदगी इतनी दर्द भरी थी ना कि कोई सोच भी नहीं सकता था। वो छुप छुप कर उसकी मदद करती, उसके ससुराल वालों को पता तक नहीं चलने देती। जब जिया अच्छे से तैयार हो गई तो उसने लाइट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। हल्का सा मेकअप था, लाल कलर का चूड़ा पहना हुआ था। बहुत ही प्यारी लग रही थी। असल में वैसे तो जिया को रेड कलर का ही लहंगा पहनना था, लेकिन शुभ ने बताया कि ये सब विराज ने अपनी पसंद का भेजा है, इसीलिए वो बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। ससुराल वालों के सामने उसे कहाँ ही कुछ बोलना था, और जिया अच्छे से तैयार हो चुकी थी। विराज की पसंद को मना करना उसे सही नहीं लग रहा था। उसे खुशी थी विराज ने उसके लिए इतना सब किया है। उसके मन में हल्की सी खुशी भर गई थी। अब सब कुछ भगवान की मर्जी के अनुसार होना था। शादी के लिए सब अच्छे से तैयार हो गए। शादी सादगी भरी थी, मंदिर में आराम से हो रही थी। जिया शुभ के पास खड़ी थी। उसने उसे संभाला हुआ था। उसका लहंगा बहुत ही भारी था, और सोहम भी उसकी मदद कर रहा था। दोनों भाई अपनी बहन के लिए सब कुछ कर रहे थे। वो गाड़ी में बैठ जाती है और सब लोग मंदिर के लिए निकल जाते हैं। अंदर ही अंदर वो काफ़ी नर्वस लग रही थी। केतकी जी और विनोद जी तो उसके सामने भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी इमोशनल थे। थोड़ी देर में वो विदा होकर चली जाएगी। कल तक किसी को ये पता नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो एक ही रात में इस तरह सबसे पराई सी हो जाएगी। विराज के घर पर भी गाड़ियां मंदिर की तरफ निकल गई थी। बहुत ही कम रिश्तेदारों को बुलाया गया था। विराज के चाचा चाची तो बहुत चिढ़े हुए थे, वो आए ही नहीं। वैसे भी विराज को उनसे कोई खास मतलब था भी नहीं। वो बस उन्हें परेशान करना चाहता था। विराज आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। विराज के लिए उसकी माँ काफ़ी खुश थी, बस अपने चेहरे पर हल्की नाराज़गी रखी हुई थी। पता नहीं क्यों विराज को अपनी पिछली ज़िंदगी के वो दर्दमय पल आज फिर से याद आ रहे थे। जो लोग उसके साथ बुरा करेंगे वो उनके साथ बहुत बुरा करेगा। उसने सोच लिया था कि जिया के साथ वो आगे बढ़ेगा, लेकिन अपने साथ किए हर गुनाह की सज़ा वो सबको देगा। विराज ने पिंक कलर का सिंपल सा कुर्ता पजामा पहना हुआ था। सिर पर साफा लगा हुआ था। हाथ में अपने पिता की घड़ी पहनी थी, जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल थी। और कहीं ना कहीं सरिता जी ये देखकर इमोशनल हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आया कि आज उनका बेटा इतना समझदार कैसे हो गया। वो इतना पुराना गिफ्ट पाकर भी इतना ज़्यादा खुश था। विराज इमोशनल था जब सरिता जी ने उसे ये घड़ी दी थी। उसने कहा कि ये मेरे लिए दुनिया का बेस्ट गिफ्ट है माँ। सरिता जी मुस्कुरा दी। उनका बेटा सच में बड़ा हो गया था, एक जिम्मेदार इंसान बन गया था। शायद आज उनके हस्बैंड इस दुनिया में होते तो वो अपने बेटे पर प्राउड करते। विराज इतना समझदार और सुलझा हुआ बन गया था। सब कुछ अच्छा सा हो गया। सब लोग मंदिर के लिए निकल चुके थे। मौसम काफ़ी सुहावना था। हल्की ठंड उन्हें हवाओं में बहती हुई महसूस हो रही थी। बाहर की हवा विराज के दिल को सुकून दे रही थी। जब गाड़ी मंदिर के सामने रुकी तो जिया और उसका परिवार तो पहले ही पहुंच चुका था। जिया वैसे अभी गाड़ी में बैठी हुई थी।
पहले मंदिर में लड़के वाले जाने वाले थे। साहिल ने सारा अरेंजमेंट किया था। वो सुबह से मंदिर में था। हल्दी होने के बाद ही वो मंदिर आ गया। जैसे ही विराज गाड़ी से उतरा, जिया का पूरा परिवार आकर उनका वेलकम करता है। विनोद जी ने हाथ जोड़कर सरिता जी को अच्छे से वेलकम किया और बताया कि वो लोग बुरा ना माने क्योंकि उन्हें समय ही नहीं मिला तैयारियां करने में। सरिता जी भी सामने से हाथ जोड़कर उन्हें बताती हैं कि उन्हें बस जिया चाहिए, इतना ही काफ़ी है उनके लिए। वो बस उम्मीद करती हैं कि इन दोनों की ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, उनके बच्चे हमेशा खुश रहें। पंडित जी के कहने पर सब लोग अंदर आ गए और शादी की सारी विधियां शुरू हो गई। विराज को मंडप में बिठा दिया गया था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान बिखर गई थी। उसका सपना सच हो रहा था। उसकी शादी हो रही थी उसकी मोहब्बत से। सब लोग आसपास खड़े थे। पंडित जी विधि शुरू करते हुए कहते हैं, दुल्हन को बुलाइए। शुभ एक बार आसमान को देखता है और मुस्कुराया, जैसे भगवान को कहना चाहता हो, जो आप करना चाहते हैं वो बस जिया की खुशी के लिए करना। मैं बस अपनी बहन को खुश देखना चाहता हूँ। क्योंकि अरमान का कुछ भी पता नहीं था। वैसे उसे शुभ ने मैसेज कर दिया था कि वो लोग मंदिर आ चुके हैं, पर अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि अरमान का कोई जवाब भी नहीं आया था। अरमान तो अभी एयरपोर्ट से बाहर निकला था। उसका फ़ोन डेड था। अभी उसे टैक्सी मिली ही थी। उसने जल्दी से टैक्सी वाले से कहा, भैया क्या मैं अपना फ़ोन चार्ज कर सकता हूँ प्लीज़। आज तो भगवान जी शायद उसका इम्तिहान ले रहे थे। जैसे ही उसने फ़ोन चार्ज किया, उसे बहुत सारे मिस कॉल्स और मैसेज आने लगे। फ़ोन चार्ज होने के 10 मिनट बाद वो स्टार्ट करता है। बेसब्री से फ़ोन को देखता है, जैसे वो वेट कर रहा हो। इतने सारे मैसेज के नोटिफिकेशन देख के उसने जल्दी से चेक किया और शुभ को कॉल किया। शुभ के मैसेज भी थे। लास्ट मैसेज में बस इतना लिखा था, मंदिर जा रहे हैं। टैक्सी वाला वहीं आ जाए तो अच्छा है। अंदर ही अंदर वो बहुत डर गया था। उसने टैक्सी वाले को कहा कि वो मंदिर की तरफ गाड़ी घुमा ले, पर कहीं ना कहीं उसे पता चल गया था कि अब उसके हाथ में कुछ है नहीं। सोहम और शुभ जाकर जिया को ले आए थे। सबकी नज़र उस पर ठहर गई। इतनी प्यारी जो लग रही थी, किसी डॉल की तरह। पंडित जी भी उसे देखकर मुस्कुरा दिए, जैसे वो सोच रहे थे कि दुर्गा माँ ने सब ठीक कर दिया। उन्होंने दुर्गा माँ की मूर्ति की तरफ देखा और मन में उनका शुक्रिया किया। शायद वो जानते थे कि आने वाली ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा होने वाली है। उन्होंने भगवान का शुक्रिया किया कि इन दोनों बच्चों को उन्होंने एक मौका दे दिया। उनके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कुराहट थी। विराज खुद खड़ा होकर जिया को लेकर आया। उसने उसके हाथ को अच्छे से थाम लिया, उसे अपने पास बिठाया और उसे अच्छे से बैठने में मदद की। हर कोई देख रहा था कि वो कैसे जिया की केयर कर रहा था। शादी के लिए मंत्र उच्चारण शुरू हो चुके थे। पंडित जी दोनों को एक एक करके मंत्र उच्चारण के साथ सबको समझा रहे थे। दोनों बस देखकर मुस्कुरा रहे थे। माता रानी उन दोनों के लिए सब अच्छा करे। पंडित जी ने उन दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों की जोड़ी बनी रहे। हर रस्म के साथ बहुत खूबसूरती से पंडित जी हर चीज़ डिटेल में बता रहे थे। फिर फेरों की रस्म शुरू हुई। फेरों के साथ विराज और जिया खड़े हो गए। विराज जिया को वचन दे रहा था। उसके हाथ को कसकर पकड़ा हुआ था। पहले वचन के साथ कहता है, मैं वादा करता हूँ हमेशा खुद से पहले तुम्हें रखूँगा। दूसरे वचन में उसने वादा किया कि वो खुद से भी ज़्यादा प्यार जिया को करेगा। तीसरे वचन में उसने उसके हाथ को अपने हाथों में और कसकर थामते हुए कहा, तुम्हारे माता पिता के लिए मेरे मन में उतना ही सम्मान होगा जितना अपने पेरेंट्स के लिए है। चौथे वचन के साथ उसने जिया को देखा और कहा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी के सारे हक देता हूँ। पांचवें वचन में जिया को देखकर मुस्कुराकर कहता है, मेरी ज़िंदगी में सबसे ऊपर तुम रहोगी। छठे वचन में उसने कहा, मैं तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हारे पास रहूँगा। सातवें वचन में उसने कहा कि मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं देखूंगा। मेरी ज़िंदगी में सबसे ऊपर तुम रहोगी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमेशा तुम ही रहोगी। पंडित जी मुस्कुरा उठे। वो खुद को रोक नहीं पाए। विराज ने अपने दिल की बातों को वचनों के सहारे कह दिया था। जिया की आंखों में नमी सी भर गई। विराज का इतना प्यार देखकर वो कैसे बस इतना प्यार कर सकता है, वो सोच रही थी। वो सिर्फ 2 बार मिले थे। फेरे पूरे हो चुके थे। विराज ने जिया की मांग में सिंदूर भर दिया और उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया। अब वो उसकी हो चुकी थी। वहीं गेट के पास अरमान खड़ा था। वो ये सब देख रहा था। उसकी मोहब्बत उसकी नहीं थी। उसके दिल के 1000 टुकड़े हो चुके थे। वो लेट हो गया था आने में। अब उसने अपनी मोहब्बत को खो दिया था। शुभ की नज़र जैसे ही अरमान पर पड़ी, उसकी आंखों में दर्द उभर आया। उसका दोस्त सामने खड़ा था।
पर वो बहुत दुखी था। वो अब कुछ कर नहीं सकता। जिया विराज की हो चुकी थी। अरमान के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने कोशिश की थी, अपनी लास्ट तक कोशिश की, पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। भगवान ने जिया उसे दे दी, शायद उसी के लिए भेजी होगी। अरमान कोई बेवकूफ़ नहीं था, बल्कि वो पढ़ा लिखा समझदार इंसान था। वो शुभ को देखकर हल्का मुस्कुराकर कहता है, भगवान ने उसे मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। शायद वो किसी और की किस्मत की थी। मेरी किस्मत में कभी कुछ खुशी होती नहीं है। मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप मुझसे छीन लिए थे इस भगवान ने। अब मेरी मोहब्बत। उसकी मुस्कुराहट में दर्द और उसकी आंखों में आंसू थे। शुभ ने उसे गले लगा लिया। अरमान रोने लगा था। किसी का उन पर ध्यान नहीं था क्योंकि जिया के फेरे हो रहे थे। फेरों के साथ बहुत ही खूबसूरती से हर रस्म हो रही थी। जिया और विराज की शादी हो चुकी है। आगे क्या होगा? जो भी होगा अच्छा होगा। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। मेरी बातों का बुरा मत मानें। आप सब अच्छे हैं जो कमेंट करते हैं। मिलते हैं अगले भाग में।